अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। 9 मई में मुलव्विस पीटीआई के बानी चेयरमैन समेत अहम रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर नाम ईसीएल में शामिल करने की मंजूरी दी। 2 रोज में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पीटीआई की बंद गली में बढ़ती मुश्किलात। तहरीक इंसाफ मुफाहमत और मुजाहमत में से अब किसका इंतखाब करेगी? फौज पर तनकीद हमने भी की लेकिन सुर्ख लकीर कभी पार नहीं की। बानी की बहन का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ। केपी में गवर्नर राज और पीटीआई पर पाबंदी की फिर से बातें शुरू हो गई। क्या फैसल वाडा की पेशगोई सच साबित होने वाली है? बानी से बहनों की मुलाकात पर सियासत न की जाए, बैरिस्टर गोहर का कानूनी जदोजहद जारी रखने का ऐलान। क्या पीटीआई कल पेशावर के जलसे में नया लाहे अमल तरतीब देगी? और वफाकी हुकूमत और केपी हुकूमत के इल्जामात और जवाबी इल्जामात की वजह से क्या हुकूमती कारकर्दगी मुतासिर हो रही है? आखिर दायरों का सफर कब खत्म होगा? आज की सबसे अहम खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने बानी चेयरमैन समेत तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी है। जराये के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी हुकूमत को सिफारिश की थी, जिसमें 9 मई के मुकदमात में मुलव्विस बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार अफरीदी, उस्मान डार, श्री मजारी, जरताज गुल, शेख रशीद और दीगर के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का कहा गया था। सूबाई हुकूमत की सिफारिश पर वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। गुज़श्ता 2 रोज में होने वाली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाज़ाहिर बंद गली में मजीद पीछे धकेल दिया है। ताहम पीटीआई इस रवैये पर मायूस और अफसोस का इजहार कर रही है, जबकि डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमती अकाबरीन के बयानात में मजीद तेजी आ गई है और वो बानी पीटीआई और इनके बयानिए को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और आज गुजरांवाला में तरक्याती मंसूबे का संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हर वक्त अडयाला जेल के सामने जाकर बैठ जाता है। सूबे की 12 साल कारकर्दगी सिफर है। खैबर पख्तूनख्वा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा के, एक पिछला चीफ मिनिस्टर, उसने अपनी सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर हमला ओवर होने पर मरकूज रखी थी। पूरी सूबे की मशीनरी लेकर वो बार बार पंजाब पे हमला ओवर होता था। और अब ये जो चीफ मिनिस्टर है, उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया इस फितने की। 12 साल अनइंटरप्टेड हुकूमत, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि फौज पर तनकीद हमने भी की थी। नवाज शरीफ ने भी भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया था, लेकिन कभी सुर्ख लकीर अबूर नहीं की। लेकिन बानी की बहन का इंडियन मीडिया को इंटरव्यू ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इमरान खान साहब की हमशीरा ने इंडियन मीडिया के साथ जो गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ कि वो एक दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। इमरान खान साहब हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकारी रहते हैं। जो पाकिस्तान की जो वजूद है उसके खिलाफ होती है, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ होती है, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के खिलाफ होती है। कभी किसी ने नरम अल्फाज में भी किसी ने उनको कंडेम करने की कोशिश नहीं की। बता देते हैं उनको, तालिबान को बता देते हैं ये लोग जो हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात के मामले पर रेड लाइन खींच दी गई है। उनका कहना था कि अब किसी ने जेल के बाहर अमनो अमान खराब करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ मुकदमात कायम होंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मौका गंवा दिया है, अब इनसे बातचीत नहीं होगी, लेकिन अगर शर्मिंदगी का इजहार करेंगे तो गौर कर सकते हैं। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक उनका कहना था कि मरे हुए को और क्या मारना। कोई वहां बैठने नहीं दिया जाएगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं करने दिया जाएगा। सिचुएशन वहां पे गिरफ्तारियां भी होंगी, पर्चे भी होंगे और इनको वहां पे बिल्कुल नहीं इकट्ठा होने देंगे। निशान उनका वो खुद खो चुके हैं। पाबंदी के वाले से मजीद कानूनी कोई देखते हैं, कोई मुशावरत होगी इस पे। दे मिस द ट्रेन, कोई बातचीत नहीं है इनके साथ। ये दहशतगर्द हैं, ये मजम्मत करें इनके लोग। इमरान खान की जितनी स्टेटमेंट्स हैं फौज और फौज के सरबराह के खिलाफ, उसकी मजम्मत करें, उस पर माजरत करें, आके बात कर लें असेंबली के अंदर जिन्होंने करनी है। जो उस सोच के मालिक हैं, जो उस लाइन के साथ खड़े हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के नजदीक पीटीआई के इक़दामात मुल्क मुखालिफ हैं और ये सियासी जमात के जिम्रे में ही नहीं आती। जबकि वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम पीटीआई से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे बात नहीं करना चाहते, और पीटीआई जिनसे बात करना चाहते हैं वो इनसे बात नहीं करना चाहते। जबकि वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का कहना है कि पीटीआई से सियासी मुज़ाकरात के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं।
पाकिस्तान और बानी पीटीआई में किसी एक के इंतखाब का वक्त आ गया है, लेकिन सबसे अहम पैगाम मुक्तदरा के इंतहाई करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वाडा ने दिया कि रियासत अब कोई भी चीज 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ पीर से टिक मार्क शुरू हो जाएगी। पाबंदी, नाहली और 9 मई के मुकदमात का मंतकी अंजाम, अब सब कुछ होगा। पीटीआई को ऐसी मिसाल बनाया जाएगा ताकि आने वाली जमातों को इबरत हो। लिस्ट बता देता हूँ, उन लिस्टों के अंदर आप लिख लीजिए ताकि आपको टिक करने में आसानी हो। मंडे ऑनवर्ड्स बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, 9 मई के केसेस मंतकी अंजाम तक, नए और पुराने केसेस, गद्दारी, बगावत, ट्रेटरशिप, सिक्योरिटी रिस्क, बैरून मुल्क अंदरून मुल्क वीलॉगर्स, उनकी वापसी के बगैर उनके दाएं बाएं के बटन दबाए जाएंगे। जो भगौड़े भागे में वो रियासत, मुल्क और पाकिस्तान और अफवाज और शहीद और उनके सिपहसालार के बारे में कोई बात करेगा। मैंने आपको लिस्ट बता दी, आप मंडे से आप टिक खुद ही करना शुरू कर देंगे। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि इंच बराबर भी अब टॉलरेंस नहीं है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्द अमल में कहा कि बानी पीटीआई हमेशा कहते रहे कि फौज मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि बानी से उनकी बहनों की मुलाकात पर सियासत न की जाए और उनसे मुलाकात से ना रोका जाए। बानी से मुलाकात में सियासी बात होगी, वो मुल्क का पूछेंगे, हम मुल्क का बताएंगे। पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है और इसी दायरे में रहकर अपनी कानूनी जदोजहद जारी रखेगी। जो होना था हो गया है, मुल्क में बहुत सारा कुछ हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि खान साहब की बहनों की मुलाकात पे सियासत में इन्वॉल्व ना किया जाए, उस भी सियासत ना हो। मेरी सबसे एक दरख्वास्त होगी, जज्बात में ना आइएगा। हुकूमत ने अगर कहा है तो ज़बानी कलामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर कहा है, कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है कि वहाँ पाबंदी है। लेकिन अगर इवन नोटिफिकेशन भी लेके आता है तो मैं कह रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, हाई कोर्ट के ऑर्डर के, एक्सेसिव ऑर्डर के, ये इसके खिलाफ है, ये रूल्स के खिलाफ है, जेल ट्रायल की अदालत है, ये उसके खिलाफ है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी कल पेशावर में अपना पहला जलसा कर रहे हैं। क्या पेशावर का जलसा पीटीआई को नया बयानिया देगा और क्या हुकूमत केपी में गवर्नर राज और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाकर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने में कामयाब होगी या सूरत हाल मजीद खराबी की तरफ जा सकती है? इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ नैयर हुसैन बुखारी साहब हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, पीपल्स पार्टी का सीनियर नाम। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं बुखारी साहब समझना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह का वक्त तो पीपल्स पार्टी ने भी काटा, फिर नून लीग भी काटती रही, बल्कि आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से भी शुरू अगर कर लें तो मैं समझना ये चाह रहा हूं कि क्या आप बता सकते हैं अपने तजर्बात की रोशनी में तहरीक इंसाफ को क्या समझना चाहिए, कौन सा शेड मिसिंग है उनकी जमात में, जो आप बता भी सकें, गाइड भी कर सकें? शुक्रिया। गुजारिश यह है कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने भी वक्त गुजारा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन ने भी गुजारा। गुजारिश यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्किल तरीन वक्त गुजारा 1977 ऑनवर्ड, लेकिन हमने रियासत दुश्मनी नहीं की, हमने मुल्क दुश्मनी नहीं की। हमारी क़यादत को शहीद किया गया, हमारे कारकुनों को कोड़े मारे गए। तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी कड़े वक्त उन पे आते रहे, लेकिन जो रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो कौम के सामने है। वो सियासत नहीं कर रहे बल्कि वो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। और हालिया दिनों में जो उनका रद्द अमल है और जो ट्वीट्स हैं उनके, ये तो मुल्क दुश्मनी है। और फिर दुश्मनों का सहारा लेके पाकिस्तान के अदारों पे हमला आवर हो रहे हैं, उनके बारे में इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और ये उन्होंने देखे बहुत पहले भी मीर सादिक और मीर जाफ़र का लक़ब भी लोगों को दिया, लेकिन एक ज़माने में ख़ुद कहते थे हम एक पेज पे हैं। तो फिर अगर वह हुकूमत में नहीं है तो लोगों को मीर जाफ़र और मीर सादिक बना देते हैं, अगर हुकूमत में है तो वो उनके हमदर्द हैं। तो तहरीक इंसाफ जो है, अब ये पॉलिटिकल इनकी अप्रोच ही नहीं है, इनकी क़यादत की पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, इनकी इनफाइट इतनी ज़्यादा है कि ये मुल्क दुश्मनी पे उतर आए हैं। देखें पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, इसमें हमारी आर्म फोर्सेस की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं और आए दिन हम अपनी नौजवानों की शहादतों को देखते हैं और गमज़दा ख़ानदानों के साथ हम उनकी साथ हमदर्दी भी करते हैं, उनके गम में शरीक भी होते हैं। लेकिन ये ना तो उनके गम में शरीक होते हैं
और ना ही उनकी पजीराई करते हैं बल्कि उन पर उल्टा तनकीद करते हैं। यह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिकल विजन थी कि मुशर्रफ जैसे आमिर से उससे वर्दी उतरवाई तो गुफ्त शनीद से उतरवाई, एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया 2007 में, और जिसकी वजह से आप देखें कि ना सिर्फ वो ख़ुद आई इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, बल्कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को भी मौका मिला कि वो पाकिस्तान आएँ और सियासत में अपना हिस्सा लें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको पॉलिटिकल प्रोसेस पे बिलीव करना चाहिए, डायलॉग पे बिलीव करना चाहिए, दुश्मनों का सहारा नहीं लेना चाहिए। मुल्क हमारा वजूद में आ गए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एफर्ट से, उस वक़्त के जो लीडरशिप थी हमारी उनकी जदोजहद से, और जब मुल्क आपको मिल गया तो उस मुल्क को संभाल के रखो। अच्छा बुखारी साहब, इसमें ये भी गाइड कीजिए, मैं दुश्मन जो है, ठीक, मैं समझना बुखारी साहब आपसे ये चाह रहा हूँ। जी फरमाएं। कि अब हुकूमत के आप इत्तेहादी तो हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, तो गवर्नमेंट फिर एक दो हाथ आगे जाके पार्टी बैन का सोचेगी, तो बतौर इत्तेहादी आपका गवर्नमेंट को क्या मशवरा फिर होगा? और एक पॉलिटिकल पार्टी अगर बैन हो जाएगी फ़र्ज़ करें, तो आपका तो डेमोक्रेटिक कल्चर बड़ा मजबूत है पीपल्स पार्टी के अंदर, वो क्या इत्तेहादी होते हुए गवर्नमेंट का उसे इंडोर्स करेगी, साथ देगी? पॉलिटिकली क्या सोचा जा रहा है बेसिकली, मैं आपसे सर यही समझना चाह रहा हूँ। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमातों पे बुनियाद को मुनासिब नहीं समझती पॉलिटिकल प्रोसेस में, लेकिन कोई भी सियासी जमात जो पाकिस्तान के आइन को वायलेट करे तो फिर वो तो सियासत नहीं कर सकती। आइन मुल्क दुश्मनी की सियासी जमातों को इजाज़त नहीं देता। अगर वो अगेंस्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन को काम करेंगे तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे सपोर्ट कर सकती है उनको? देखें ना, हर चीज़ के पैरामीटर डिफाइंड है पॉलिटिकल, वरना देखें ना जी, इस तरह तो शख्सी आज़ादी आप खुली छुट्टी दे दें कि जनाब आप चोरी भी करें, आप डकैती भी करें, आप कन्विक्शन भी आपकी हो जाए और फिर भी कहे आप हम सियासत कर सकते हैं। सियासत वो कर सकता है जो नीट क्लीन आदमी हो, जिस पे किसी कोर्ट ऑफ लॉ से उस पर कन्विक्शन ना हो। ये तो कोर्ट ऑफ लॉ से कन्विक्शन है, किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से कन्विक्शन तो नहीं है। भला वो ना माने कि जी कन्विक्शन गलत है, लेकिन एपलेट फोरम पे ये डिसीजन होगा ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा हमने अदालतों से रिलीफ लिया आके। अभी 1 साल पहले जो रिलीफ मिला हमें कि भुट्टो शहीद का मर्डर जो था वो जुडिशल मर्डर था, तो वो रिलीफ मिली हमें सुप्रीम कोर्ट से मिली, तो हमने अदालतों को रुजू किया ना। तो ये अदालतों पे एतमाद ही नहीं करते। आसिफ अली जरदारी 11 साल जेल में रहे, एक कन्विक्शन नहीं उनके खिलाफ। कोई एक कन्विक्शन होती तो फिर भी बात थी। तो ये तो कन्विक्टेड आदमी है, और कन्विक्टेड आदमी तो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। आइन कहता है, मैं नहीं कहता बल्कि आइन कहता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका सरबरा कन्विक्टेड आदमी हो वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बुखारी साहब, क्या उधर गवर्नर राज का संजीदगी से सोचा जा रहा है, चूँकि गवर्नर तो पीपल्स पार्टी से हैं, तो क्या वहाँ भी डिस्कशन, क्योंकि कल DGI-SPR की प्रेस टॉक जो थी, जो प्रेसर था, वहाँ भी ये सवाल हुए, तो वहाँ तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं सियासत के साथ, तो ये हुकूमत ने देखना है। तो पीपल्स पार्टी के अंदर क्या इस चीज़ को लेकर क्या सोचा जा रहा है? देखिए, इस पर हमने पहले भी मौक़िफ़ दिया। गवर्नर राज को जो डील करता है वो आर्टिकल 232 जी, जो इमरजेंसी के हवाले से भी है, और उसमें एक तो इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास आइन इख्तियार देता है कि अगर मुल्क में इस किस्म के हालात हों कि एक्सटर्नल एग्रेशन हो, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना कर सके, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत ना चला सके, तो फिर ये डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर करें, और जो सूबाई इख्तियारात हैं वो तफवीज़ कर दें गवर्नर को। देखें, जो कंडक्ट है चीफ मिनिस्टर KPK का, जो पहले के थे वो तो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पे हमलावर होते थे। ये कोई फेडरेटिंग यूनिट का ये आइनी हक है कि वो मरकज़ पे हमला आवर हों, और अपने रिसोर्सेज नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिसोर्सेज नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके वो आए। और अब भी जो चीफ मिनिस्टर
उनका बयानिया भी आप देख लें कि किस किस्म का बयानिया है, रियासत के बारे में उनका क्या बयानिया है, मुल्क की जो इदारे हैं उनके बारे में या उनके सरबराहों के बारे में उनका क्या बयानिया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने अपनी इस्लाह न की और आइन और कानून के मुताबिक सूबे का इंतज़ाम और इंसराम न संभाला तो फिर ये डिस्क्रिशन और ये चॉइस आइन के तहत वफाक के पास है और इस पर वो अगर गौर करें तो वो असल बाल KPK की गवर्नमेंट जो है उनकी कोर्ट में है। अच्छा, उनको रिस्पॉन्ड करना है कि आखिरी बात जो मैं समझना चाह रहा हूँ, चूँकि आज की जो डेवलपमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट, उसमें तो बानी PTI का नाम ECL में डाल दिया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब समेत, अली अमीन गंडापुर समेत बाकी भी दीगर अहम तरीन रहनुमाओं के नाम ECL पे डाल दिए गए। आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं उसमें भी आप बड़ा वाज़े बता रहे हैं कि गवर्नर राज जो है वो कंसीडर किया भी गया है, डिस्कशन में भी है और ये इम्प्लीमेंट हो भी सकता है। तो मैं समझना फिर ये चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के डेमोक्रेटिक कल्चर के अंदर ये फिर स्टिग्मा नहीं लग जाएगा कि भाई वो एक सूबे को गवर्नर के ज़रिए और गवर्नर राज के ज़रिए चलाने की उन्होंने कोशिश की थी, तारीख के औराक में फिर कैसे इसे देखा जाएगा। आखिरी बात सर, मैं यही समझना चाह रहा हूँ बस। शुक्रिया। देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ये स्टिग्मा क्यों आएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में सियासत आइन और कानून के मुताबिक करती है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है और सब्जेक्ट टू लॉ भी वो गारंटी करता है। अगर सब्जेक्ट टू लॉ ये पॉलिटिक्स नहीं करते हैं तो हम स्टिग्मा हम पे क्यों आएगा? ये फेडरेशन अगर फैसला करती है तो फेडरेशन फैसला करेगी तो उनके कंडक्ट पे करेगी, उनकी परफॉर्मेंस पे करेगी, उनकी एटीट्यूड पे करेगी। और फिर एक और बात स्टिग्मे की नहीं है, बात यह है कि ये इशू फिर जॉइंट सेशन में आएगा, आइन ये बात कहता है। और अगर जॉइंट सेशन में पार्लियामेंट अप्रूव कर दे तो फिर स्टिग्मे की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कैसे आएगी? ठीक, बहुत शुक्रिया जी। साबिक चेयरमैन सेनेट जी नैयर हुसैन बुखारी साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम में शॉर्ट ब्रेक एक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तहकीकाती सहाफ़ी रऊफ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्लासा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी जो इतलात आ रही हैं उसमें तो तहरीक इंसाफ की सीनियर तरीन क़यादत के नाम ECL में डालने की इतलात हैं, जो ज़राए से खबरें चल रही हैं, जिसमें बानी PTI से लेकर शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं, उमर अयूब भी शामिल हैं, फवाद चौधरी, शिबली फराज और दीगर सारे, शेख रशीद साहब भी। जो हालात और जो माहौल बना है अभी लेटेस्ट, सर क्या टेक है और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है क्लासा साहब? जी बहुत शुक्रिया आपका। अब मुझे आप जो बात कह रहे हैं कि आपके मतलब चलें बाकियों को तो हमें समझ में आती है, जो आपने शिबली फराज साहब का कहा है या उमर अयूब साहब का कह रहे हैं या चौधरी फवाद चौधरी साहब का कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब तो पहले जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं। अब उनके नाम भी अगर ECL पे डाले जा रहे हैं तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात हो जाएगी। वो कोई जमानत पे नहीं है, कोई वो जेल से बाहर नहीं है, तो क्या जेल हुकाम को अपने ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है कि खान साहब जो है अगेन किसी दिन जेल तोड़ के वो निकल जाएंगे और सीधा एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ेंगे और फ्लाइट लेने के बाद लंदन हिंद से लैंड करेंगे। तो इट्स बिट मुझिका खेल सी बात मुझे लग रही है कि अगर ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब का नाम भी ECL पे आज ही डाल दिया गया, या शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो कोई अस्पताल के बेड से उठ के वो फरार ना हो जाए और बाहर ना निकल जाए, तो ये चीजें तो मुझे समझ नहीं। अब आपको एक बात का पता होगा, मेरा ख्याल है हम जो सहाफी हैं ना, जर्नलिस्ट, इन मौकों पे हम इस तरह की खबरें रन भी करते हैं। अच्छा, खबरें सच्ची भी होती, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बात खबरें ऐसी तो होनी चाहिए कि जो आपको थोड़ा सा वो लगे, मतलब रैशनल बुनियादों पे महसूस हूँ। या खान साहब के और कुरैशी साहब के, अगर मैं इस पर पूरा मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल जब उनको सजाएं हुई थी, जेल में गए थे, केसेस बने थे, तो उनके नाम तो उस वक्त से अगर ECL पे होंगे। ये वैसे भी SOPs होती हैं केसेस की, जब इतने बड़े आप पे केसेस हों, ट्रायल हो रहा हो, स्टेट आपके अगेंस्ट आपको ट्रायल कर रही है, प्रोसिक्यूशन कर रही है, तो फिर तो मेरा ख्याल नाम आपके डाल दिए जाते होते हैं ECL पे। लिहाजा ये खबर आना कि शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके इमरान खान साहब के नाम ECL पे डाल गए, तो मैं बस अब इस पे क्या कह सकता हूँ मैं बात भाई। अच्छा, दूसरा क्लासा साहब, मैं अभी ये समझना चाह रहा हूँ कि अब तहरीक इंसाफ जो है
उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, वो क्या सोच रही होगी, या उसे क्या करना चाहिए था, या इमरान खान साहब के कौन कौन से डिसीजन आप समझते हैं कि नौबत यहाँ तक ले आए चीज़ों को, या वो कैलकुलेट ही नहीं चीज़ों को कर पाए? आप इस पे क्या गाइड कर सकते हैं? सर ये बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि इमरान खान साहब के फॉलोअर ये कहते हैं जनाब कि खान जो है ना वो जो भी करता है उसका बड़ा उनको फायदा होता है, उल्टी भी करता है, उलट काम भी करते हैं, उल्टी कोई वो चीज कर भी दें तो वो भी सीधी हो जाती है और खान साहब के हक में जाती है, उनका मानना है और अक्सर ये बात कहते हैं। हालांकि मेरा ये ख्याल है सारा क्राइसिस जो है ना वो 2-3 चीजों से शुरू हुआ है सर। अगर अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं, क्योंकि आपने बड़ा अहम सवाल किया है। एक तो ये है कि जब उन्होंने आप उसमें मुद्दत मुलाजमत में आपने एक्सटेंशन आपने उस वक्त दी थी, मेरा ख्याल है जनरल बाजवा साहब को, क्राइसिस एक तो वहां से शुरू हुआ, ना दी जाती तो शायद एक जो साइकिल था वो चलता आता और मामला शायद जहां तक ना पहुंचते जहां तक पहुंचे, चले होगी एक्सटेंशन, फिर खान साहब ने हुकूमत तोड़ी, फिर चले हुकूमत भी टूट गई, फिर उसके असेंबली से इस्तीफे दे दिए, फिर पंजाब हुकूमत तोड़ी, KPK तोड़ी। सो एक एक यहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो फैसले हैं खान साहब के, मेरा ख्याल है लोग नहीं एग्री करेंगे शायद, कि जिनकी वजह से उनकी पार्टी भी वो खुद भी मुश्किल में आता जाएगी। उन्होंने जितना बोझ डाला ना इस पे, पूरे सिस्टम पे, पार्लियामेंट पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, पाकिस्तान पे, इदारों पे, ये बोझ पाकिस्तान का ये वल्नरेबल और कमजोर सिस्टम जो है ना ढांचा, ये नहीं उठा सकता था। चाहे आप लाख हमें कहें जी कानून ये कहता है, आइन ये कहता है, फलां ये कहता है, जमहूरियत ये कहता है, हमें पता है सारा कुछ वो क्या कहते हैं, लेकिन ये मुल्क हमने इसकी भी अपनी इसकी रिवायात भी देखी हुई, हमने सियासतदान भी देखे हुए, हमने एस्टेब्लिशमेंट भी देखी हुई है, तमाम पॉलिटिशियन को इनको कानून, आइन, लॉ, सारी चीजें, इनको जमहूरियत, अमेरिका, इंग्लैंड, हिंद, सिंध, इनको सारा उस वक्त याद आता है जब ऊंट पहाड़ तले आते हैं, जब ये खुद अपोजिशन में आते हैं, मुश्किल में आते हैं, फिर इनको सारी बातें याद आती है। आपको भी पता है कि जब आप पावर में होते हैं, आप इसी कानून को, आइन को, पार्लियामेंट को, इदारों को आप भी कुछ नहीं समझते, और जब आप वापस बाहर आते हैं वो आपको कुछ नहीं समझते। सो खान साहब ने इतना ज्यादा बोझ डाल दिया, जो एक प्रोसेस था वो लाइक इट और नॉट 2008 के बाद हमारी एस्टेब्लिशमेंट जनाब मुशर्रफ के इस्तीफे के बाद वो बड़ी हद तक, मैं ये नहीं कहता 100% तो कभी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं गई ना जाएगी, तो लेकिन बड़ी हद तक आसिफ अली जरदारी साहब का दौर हो या गिलानी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, 2018 तक आप नोट करें या 2017 तक, वो बड़ी हद तक स्टैब्लिशमेंट बहर थी। उस वक्त की आप नोट करें कि उनके आपस में एक टग ऑफ वार भी चल रही थी, उनकी जरदारी साहब की और उनकी हुकूमत की, और उनके जनरल कियानी साहब की, जनरल पाशा साहब की। वो रेमंड डेविस वाला केस देख लें, या OBL वाला केस हुआ था जिसपे गिलानी साहब ने बड़ी तकरीर की थी कि रियासत के अंदर रियासत नहीं बनने देंगे। सो इस तरह की चीजें हो रही थी एस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान, एक उनको पीछे किया हुआ था उन्होंने। लेकिन जब इमरान खान साहब आए हैं, और इमरान खान साहब ने आके जिस तरीके से खुद मानते हैं, उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल ये फैज को जिस तरह अपनी सारी हुकूमत सबलेट कर दी, ठेके पे दी, उन्होंने कंट्रैक्ट पे दी, और सारा आर्मी ने दोबारा उन्होंने अपनी स्पेस जो थी, जो उनसे ली गई थी ये पिछले 8-10 सालों में, उन्होंने वापस ले ली। खान साहब को उसका नुकसान हुआ है, वो हम सारी चीजें देख रहे हैं। सो स्पेस अब दोबारा उन्होंने जो 2018 से प्रोसेस शुरू हुआ था अपनी स्पेस क्लेम करने का, तो मेरा ख्याल है वो कंप्लीट हो चुका है तकरीबन। अब ठीक है, वो सिविलियंस हैं, वो बात कहते हैं, दावे भी करते हैं, जमहूरियत है, वो तो ख्वाजा आसिफ साहब खुद कहते हैं हाइब्रिड है। अच्छा, आप बेसिकली फरमा रहे थे जो आपने एग्जैक्टली बड़ी एक्यूरेट गुफ्तगू फरमाई कि जो मिसकैलकुलेट इमरान खान करते रहे। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जब 2 हाथ आगे जाकर तहरीक इंसाफ को बैन करने की तरफ जाएगी, बिल फर्ज कर लें, सपोज कर लें, तो वो उसे आप फिर किस नज़र से देखते हैं? क्या यही पैटर्न होगा? गवर्नमेंट इन्हीं खतूत पे सोच रही है या कुछ और सोच रही है गवर्नमेंट? ये बड़ा अहम सवाल है। अगर आपको याद होगा तो पहले भी एक कोशिश की गई थी, उस वक्त भी खान साहब और इनके पास जब IMF को लेटर लिखे थे इन्होंने, और IMF को कहा था कि इनको वो ना दे, तो उस वक्त भी सोचा गया था कि ये डिक्लेयर स्टेट एनिमी इनको करार दिया गया था, नेशनल सिक्योरिटी इनको कहा गया था। और आपको याद आ जाएगा, बड़ा कैबिनेट के पास एक लॉ मिनिस्ट्री ने एक वो भी बना लिया था, ड्राफ्ट भी बन गया था, बिल भी बन गया था, कैबिनेट से भी अप्रूव शायद हो गया था, पार्लियामेंट में ला रहे थे कि जनाब इसको हम वो करते हैं, इनको बैन करते हैं, इसको PTI को, ये इन पे मतलब अच्छे खासे इल्जाम लग गए थे। लेकिन बाद में आपने नोट किया वो यकदम वो प्रोसीडिंग रुक गई थी, फिर किसी ने नाम ही नहीं लिया, कोई वजीर भी बात नहीं कह रहा था कि हम PTI पे वो बैन कर रहे थे। पता ये चला, जो मेरी खबरें थी, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने राब्ता किया था इनसे, हुकूमत पाकिस्तान से, कि जनाब ये काम आप मत करें, आप इस तरह PTI को बैन मत करें, इनको आप एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको चलने दें। उनको ये खतरा पड़ गया था शायद पाकिस्तान जो है
एक तरह का वो चाइनीज मॉडल पे, रशियन मॉडल पे, या कोई और इस तरह के वन पार्टी रूल टाइप मॉडल पे ना चल पड़े। और वो चाहते हैं जैसी तैसी लूली लंगड़ी जो है जमहूरियत रहनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि उनका ये ख्याल है कल को आपने G+ स्टेटस हमसे लेना है, हमसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोई फेवर्स लेनी है, और जो भी हमने कोई खरीदारी करनी है या आना जाना करना है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अपने मुल्कों के पार्लियामेंट को सेटिस्फाई करना कि पाकिस्तान में बहुत ये शुक्रिया देखें जी। रऊफ पोजीशन में। कुलासरा साहब जी, सीनियर जर्नलिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम में शॉर्ट ब्रेक एक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद साबिक गवर्नर सीनियर सियासतदान इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर बहुत शुक्रिया। जो ज़राए से खबरें इमरान भाई चल रही हैं उनमें तो बानी PTI से लेकर शाह महमूद कुरैशी साहब तक और शेख रशीद साहब तक और दीगर भी, फवाद चौधरी भी उनमें शामिल हैं, कुछ नाम ECL में डालने की इतलात आ रही हैं जो ज़राए से खबरें चल रही हैं। तो ये जो मौजूदा माहौल अब बना है, इस पर क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है इन सारे मामलों को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ECL पे तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये लोग सारे ऑलरेडी मौजूद हैं। फवाद चौधरी का तो मुझे पता है कि वो काफ़ी अर्से से ट्रैवल नहीं कर सके और वो कोशिश भी कर रहे थे, कोर्ट में भी गए थे इसके लिए ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन शायद उन्हें मिला या नहीं मिला मुझे नहीं। लेकिन वो ECL पर हैं शायद गालिबन, जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो इसमें तो कोई इतलात की तो बात नहीं है। शाह महमूद कुरैशी तो जेल में है, इमरान खान जेल में है, तो ECL पे हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। सो आई डोंट नो कि व्हाट आर यू रेफरिंग, लेकिन इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उन लोगों को जो ऑलरेडी जेल में है, वो ECL पे हो या ना हो, वो ट्रैवल तो कर ही नहीं पाते, वो तो बाहर ही नहीं कर सकते, तो ट्रैवल क्या करेंगे। और दूसरा, कल जो DG ISPR का प्रेशर था और साथ साथ जो बातें बहुत सारी आप अपनी पार्टी को समझाते रहे, इवन फवाद चौधरी साहब या जितने सीनियर लॉट थी तहरीक इंसाफ की, वो सारी समझाती रही कि बहुत सारी रेड लाइंस हैं, उन्हें ना टच कीजिए। अब क्या ऑप्शंस बची हैं तहरीक इंसाफ के पास, या वो क्या मशवरा है आपका? नहीं, मशवरा तो अगर हमारा मशवरा लेना होता है तो बहुत पहले वो ले चुके होते। और मेरा ख्याल है कि अब शायद तहरीक इंसाफ में रियलाइजेशन होगी कि इंस्टीट्यूशन के साथ या आर्मी के साथ एक सियासी जमात जंग लड़ने की मुतमिल नहीं हो सकती, ये इससे नुकसान ही होना है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो गुस्सा और गुस्से का बरमला इजहार इंस्टीट्यूशन की जानिब से किया जा रहा है, शायद वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन तो अपने जो कौम है उसमें सारे लोगों को एक बराबर की नज़र से देखता है ना, वो तो इस तरह से नहीं देखता किसी को किस नज़र से, किसी को किस नज़र से। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों के दरमियान तो तशनगी या एक लफ्ज़ी जंग या एक इलेक्शन के मैदान में एक जंगी माहौल हो सकता है, मुखालफत हो सकती है, खुल के मुखालफत हो सकती है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं सियासतदान, कोई सच होते हैं, कोई झूठ होते हैं, कोई प्रोपेगेंडा होता है, वो सारा कुछ चल रहा होता है, वो सबको एक्सेप्टेबल है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इन दी एंड नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ का ज़्यादा हुआ है, बल्कि तहरीक इंसाफ का ही हुआ है नुकसान। तो अभी तक तो हमें नज़र नहीं आ रहा कि कोई सच नुकसान हुआ हो। तहरीक इंसाफ ने जो कोशिश कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन के साथ टकराव की जो इस वक्त मामलात हैं, वो उसका नुकसान ही तहरीक इंसाफ को हुआ है। तो हमारी तो शुरू से ही बात थी कि पहले तो हमें इस तरफ जाना नहीं चाहिए, हम तो इसलिए ये बात कर रहे थे कि इस तरफ जाएं ना, क्योंकि ये जंग आज तक हमने किसी को जीतते हुए नहीं देखा। हमने 12 देखा है नवाज शरीफ को, उनकी भी रंजिशें हमने देखी हैं, नाम ले के वो बाजवा का और फैज़ का वो नाम ले के बात करते थे और वो बड़ी बड़ी बड़कियाँ लगाते थे, कुछ भी नहीं वो कर सके। उससे पहले भी हम देख चुके हैं कि वो कभी किसी जनरल का नाम लेके, कभी किसी जनरल का नाम लेके। मैं हैरान इस चीज़ पे होता था कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती थी ना, तो खान साहब यानी प्राइवेटली बैठ के, मैं कोई पब्लिक अपेयरेंस की बात नहीं कर रहा, प्राइवेटली बैठ के वो ये कहते थे कि हमने कभी ज़िंदगी में, याद रखना, हमने कभी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ या अपने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं जाना है, ठीक कम वोट में हमारे साथ ज़्यादती हो ना हो, हमने नहीं जाना। सो आई डोंट थिंक कि ये दिस इज़ गोइंग एनीवेयर, स्पेशली फॉर तहरीक इंसाफ, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। अफवाज पाकिस्तान को ये कह लें या कल की जो प्रेशर थी उसको अगर आप हम देखें ज़रा सा, थोड़ा सा उसका बगौर जायज़ा लें, तो मेरा ये ख्याल है कि उसमें भी थोड़ी सी नरमी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा सख्त हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और इसका PTI अब किस तरह से वो जवाब देगी या क्या करेगी, आई डोंट नो। अच्छा, बेसिकली आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में
इमरान खान सबको हिदायत करते थे बाकायदा कि भाई आप जो मर्ज़ी हो जाए इस नौबत तक नहीं जाना, और आपका अपना इंस्टीट्यूट है, आपकी अपनी फ़ौज है, आप इस तक नहीं जाएंगे। तो आप उन दिनों में जो मशवरे देते रहे या मुशावरत का सिलसिला जारी रहा, वो आप किस हद तक बात करते थे, क्या डिस्कशन होता था? बहुत सारी चीज़ें तो आप ऑलरेडी रिकॉर्ड पे ले आए, लेकिन मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ें जो आप मज़ीद बता सकें। नहीं, देखें, उसमें ऐसा नहीं था कि कोई ये मशवरा हो रहा था कि जी हम जाके फ़ौज को टक्कर मारें कि ना मारें, लेकिन एक पार्टी का नज़र आ रहा था कि पार्टी का जो एक पैराडाइम शिफ्ट है वो दूसरी तरफ हो गया है। यानी वहाँ ऐसे लोग मौजूद थे जो ये भी मशवरा उस वक्त दे रहे थे कि जी खान साहब आपका तो मुकाबला किसी सियासी जमात से है ही नहीं, सब सियासी जमातें के कद छोटे हो गए हैं, सब बहुत छोटे हैं, तो लिहाजा आपका तो उनसे टकराव ही नहीं है, आपका तो मुकाबला किसी हो ही नहीं सकता सियासी जमात से, तो आपके सामने तो 1-on-1 ये मामला रह गया। अब वो कब उनको कोई बात ऐसी समझ आई या किसी ने आके एडवाइस गलत की या कोई इंटरनल कोई ऐसे मामला थे, मैं उसका प्रीवी नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे देखा ही जा रहा था कि कौन लोग बड़े शौक से उस वक्त ज़माने में, आपको याद होगा ट्वीटें हो रही थी इसी आर्मी के ख़िलाफ़ या नाम लेके लोगों के ख़िलाफ़ हो रही थी, और वो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो बड़े उससे गौर से पार्टी में देखा जा रहा था। और एक समझ लें कि एक ऑटोमेटिकली एक डिवाइड बनता जा रहा था कि जैसे जो लोग एग्री कर रहे थे वो एक तरफ हो रहे थे और जो लोग एग्री नहीं कर रहे थे वो दूसरी तरफ हो रहे थे, नापसंदीदा लोगों में शुमार होने लगे थे। जैसे मैं देखता हूँ कि असद उमर थे या और दीगर दोस्त थे, इवन शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो थे वो भी इसके हामी नहीं थे इस चीज़ के कि हमें फ़ौज से टकराव की सियासत की तरफ जाना चाहिए। वो पुराने ज़ीरक सियासतदान हैं, जानते हैं चीज़ों को, इन चीज़ों को साथ देखा पड़ा, उन्होंने सारा देखा हुआ। तो उस तरह के लोग जो थे वो नहीं तैयार थे ये काम करने के लिए। मैं इमरान भाई ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि उन दिनों फिर ज़्यादा लोग फिर बचते थे जो गलत मशवरे दे रहे थे, जो चाहते थे तसादुम की तरफ जाएं और बताते थे कि आपका कंपैरिजन नहीं रहा किसी सियासी जमात से और आप इस तरफ जाएं। इसका मतलब है कि ज़्यादा फिर ओवरलैपिंग उन लोगों की हो गई और फिर जारी बात है वो तवाज़ुन बिगड़ गया, जिसका आप निशानदेही भी फरमा रहे हैं, इशारा भी बता रहे हैं। नहीं, देखें, होता यह है कि एक जब इमरान खान के साथ हमने तो बड़ा लंबा अरसा गुजारा ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आज तक कोई बता सकता है कि उसने इमरान खान के साथ इतना लंबा टाइम गुजारा हो जितना मैं अपने बारे में अगर आपसे बात करूं मैंने गुजारा। तो मैं तो उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। राइट। मैंने ये वाला इमरान खान जो है वो यानी टकराव वाला इमरान खान देखा नहीं था पहले। मैंने मुकाबला करता था, सियासी जमात से ही मुकाबला होता है, डरने वाला नहीं है वो, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, वो डट जाते थे अपनी बात के ऊपर। लेकिन हम वो लोग थे जो, कुछ लोग की मैं बात कर रहा हूँ, 4-6 लोग वो थे जो खान साहब से कन्फ्रंट करते थे। यानी हम खान साहब की अगर कोई बात या उनकी कोई चीज़ ठीक नहीं है तो हम कन्फ्रंट क्या करते थे, हमारी उनसे बहस मुबाहिसा होता था, हमें डांट भी पड़ती थी और कई बार वो अपनी बात से रिट्रीट भी करते थे कि अच्छा चलो ठीक है यार, चलो तुम लोग कह रहे हो तुम अच्छा ये ऐसे करते हैं। कई बार हम प्रूव हम रॉन्ग, कई बार हम सही साबित होते थे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो लोग थे ना, जो चैलेंज कर सकते थे किसी बात को या खान साहब की किसी चीज़ को, वो आगे बढ़ के कह सकते थे, उठ के कह सकते थे कि नहीं जी ये बात गलत है, इस तरह नहीं, इस तरह। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, इस पर मजीद आपसे नशिस्त भी करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।